दक्षिण भारत के इतिहास का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जो कि आखिरी पार्ट होगा। इससे पहले हमने इसके दोनों पार्ट्स को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया। अगर आपने अभी तक उन दोनों वीडियो को नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाकर उसे ज़रूर देख लें। तो इस वीडियो में आज हम दक्षिण भारत के जो प्रमुख दो राजवंश थे जो रह गए थे, राष्ट्रकूट वंश जिसका समय लगभग 735 ईस्वी से लेकर 756 ईस्वी तक का रहा, और चोल वंश जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षाओं के लिए, जिसका शासनकाल 850 ईस्वी से लेकर 1279 ईस्वी तक का रहा। इन दोनों वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम क्या क्या करेंगे इस वीडियो में, तो हम इनके संस्थापक, कौन सी राजधानी रही, कौन से प्रमुख शासक रहे, किन किन मंदिरों का निर्माण हुआ, और वो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो कि हमारी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो के शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें बता देता हूं, ताकि जो वीडियो को पहली बार भी देख रहे हैं उन्हें भी आगे वीडियो समझ आए। तो जो दक्षिण भारत का इतिहास था, इसे हमने दो भागों में विभाजित किया था। पहला भाग संगम काल और दूसरा दक्षिण भारत के राजवंश। तो जो संगम काल था इसे हमने पहले पार्ट में कवर कर लिया है, जिसमें हमने चेर, चोल और पांड्य राज्यों को कवर किया था। और जो इसका दूसरा भाग था दक्षिण भारत के राजवंश, इसमें से हमने पल्लव वंश और चालुक्य वंश को कवर कर लिया। तो बचे थे दो, राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश। इन्हें हम आज कवर करेंगे। और साथ ही में आपको मैं कुछ कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। तो जो आप ये देख रहे हैं कि जो संगम काल था इसमें भी चोल वंश था, और जो ये भारत के दक्षिण भारत के राजवंश है इसमें भी चोल काल है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो तीसरी शताब्दी थी उसमें जो था संगम काल के समय में चोल वंश के राजाओं का पतन हो गया था, और बाद में 9वीं शताब्दी में चोल वंश के राजाओं का फिर से उदय हुआ था। इसलिए हमने इसे संगम काल में भी डिस्कस किया और अब दक्षिण भारत के राजवंश में भी डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं, और आज हम समझते हैं इस वीडियो में राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश के बारे में। तो चलिए अब हम राष्ट्रकूट वंश को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो जो आप ये मैप में ग्रीन कलर का एरिया देख रहे हैं, यहीं पर राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने शासन किया था। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दंतेदुर्ग। दंतेदुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे, और इनकी राजधानी कौन सी थी, तो मान्यखेत इनकी राजधानी थी। अब हम इनके कुछ प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहली वीडियो में से भी मैंने आपको ये बताया था कि जो इतिहास है इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता, जो कि पूछा जाता है हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इनमें कुछ प्रमुख शासक थे जिनके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मैं उन्हीं के बारे में और वही चीज़ें आपको बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम में आती हैं। हमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ही पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो राष्ट्रकूट वंश के जो प्रमुख शासक थे उनके बारे में आपको बताता हूँ। तो पहले कृष्ण प्रथम, फिर ध्रुव प्रथम, गोविंद तृतीय, आमोद वर्ष और कृष्ण तृतीय, इन पाँचों के बारे में हम पढ़ेंगे और इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम कृष्ण प्रथम से। तो दंतेदुर्ग के बाद अगला शासक बना कृष्ण प्रथम। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, दंतेदुर्ग, और इसके बाद अगला शासक कौन बना, कृष्ण प्रथम। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने ही करवाया था। बहुत ही प्रमुख मंदिर है जो ये आप इमेज में देख रहे हैं, ये एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, जिसका निर्माण किसने कराया था, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। इसकी विशेषता ये है कि इसे एक ही चट्टान से काटकर बनाया गया था, यानी एक ही चट्टान से इस पूरे मंदिर को तराशा गया था। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में भी शामिल किया है, इसीलिए हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। और एसएससी में इससे क्वेश्चन बनना भी है कि कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं ध्रुव के बारे में, ध्रुव प्रथम। तो ध्रुव प्रथम से ज़्यादा कुछ बनता नहीं है, बस आप इतना ही याद रखिएगा कि ध्रुव को ही धारावर्ष के नाम से जाना जाता है। ध्रुव को ही धारावर्ष के नाम से जाना जाता है। तो ध्रुव के बाद हम पढ़ते हैं गोविंद तृतीय के बारे में। तो जो गोविंद तृतीय था ये बहुत ही प्रतापी शासक था। इसने पल्लव, पांड्य और गंग शासकों को पराजित किया था। इससे पहले हमने पार्ट्स में पढ़ा था ना पल्लव शासक और पांड्य शासकों के बारे में। तो इसने पल्लव, पांड्य और गंग शासकों को पराजित कर दिया था। मतलब राष्ट्रकूट वंश का ये बहुत ही प्रतापी शासक था। तो गोविंद तृतीय के बाद उसका पुत्र अमोध वर्ष, ये अगला शासक बना राष्ट्रकूट वंश का। और जो अमोध वर्ष था यह याद रखिएगा जैन धर्म का अनुयायी था, और इसने कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग की रचना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा।
कि अमोध वर्ष ने ही कवि राजमार्ग की रचना की थी। तो अमोध वर्ष के बाद इस वंश का अंतिम शासक कौन बना? कृष्ण तृतीय। इस वंश का अंतिम और महान शासक बना कृष्ण तृतीय। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के प्रमुख कवि पोनन रहा करते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पोनन कृष्ण तृतीय के ही दरबार में रहा करते थे और पोनन ने ही शांति पुराण की रचना की थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी याद रखिएगा। पोनन ने ही शांति पुराण की रचना की थी और पोनन कृष्ण तृतीय के दरबार में रहा करते। तो इसके बाद हम राष्ट्रकूट वंश से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण भी राष्ट्रकूटों के ही समय हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र में हैं, एलोरा और एलिफेंटा गुफाएं। इनका निर्माण भी राष्ट्रकूट वंशों के ही समय में हुआ था। तो जो एलोरा में 34 गुफाएं हैं, कुल मिलाकर एलोरा में 34 गुफाएं हैं। और मैं आपको साथ में बता देता हूँ, ये भी महत्वपूर्ण है। 1 से लेकर 12 तक बौद्धों की गुफाएं हैं, 13 से लेकर 29 तक हिंदुओं की गुफाएं हैं और 30 से लेकर 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। ये मैंने कैटेगराइज कर दिया आपको समझाने के लिए। टोटल 34 गुफाएं हैं और बाकी ये डिवाइडेड हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताया। ये भी आप याद रखिए। तो अब हम पढ़ते हैं चोल वंश के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण वंश था ये। एग्जाम में इससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसे भी हम पढ़ते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो जो आप मैप में ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये है चोल वंश का शासनकाल में। यहीं पर चोल राजाओं ने शासन किया था, लगभग तमिलनाडु वाला एरिया। तो अब हम इसे समझते हैं। तो संगम काल में 3री शताब्दी में चोल वंश का पतन हो गया था। जब हमने संगम काल पढ़ा था उसमें भी हमने चोल वंश के बारे में पढ़ा था ना, तो उस समय 3री शताब्दी में इनका पतन हो गया था और बाद में फिर 9वीं शताब्दी में इनका दोबारा उदय हुआ था। तो चोल वंश का 9वीं शताब्दी में दोबारा उदय हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो विजयालय, याद रखिएगा, विजयालय चोल वंश के संस्थापक थे। और इनकी राजधानी कौन सी थी? तो तंजौर राजधानी थी चोल वंश की। तो अब देखते हैं इनके प्रमुख शासकों के बारे में। इनके 3 प्रमुख शासक थे 9वीं शताब्दी में। जब हमने संगम काल पढ़ा था तो उसमें इनके 2 प्रमुख शासक थे, उसे भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। और 9वीं शताब्दी में इनके 3 प्रमुख शासक थे। कौन कौन से? प्रांतक प्रथम, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। इन्हीं के इर्द गिर्द से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और हम बहुत ही अच्छे तरीके से अब इनके बारे में पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रांतक प्रथम से। इसके शासनकाल में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने आक्रमण कर दिया था। अभी हमने पढ़ा ना राष्ट्रकूट शासकों के बारे में। तो जो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय था उसने प्रांतक प्रथम के शासनकाल में उस पर आक्रमण कर दिया था। और इतिहास में इस युद्ध को तकोल्लम का युद्ध कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तकोल्लम का युद्ध प्रांतक प्रथम और कृष्ण तृतीय के बीच में हुआ था और इसे इतिहास में तकोल्लम का युद्ध कहा गया था। और इसमें चोलों की बुरी तरह से हार हुई थी। तो याद रखिएगा, इसमें चोलों की बुरी तरह से हार हुई थी। और इस युद्ध में प्रांतक का बड़ा पुत्र राजादित्य भी मारा गया था। तो जो प्रांतक प्रथम का बड़ा पुत्र था राजादित्य, वो मारा गया था इस युद्ध में। तो प्रांतक प्रथम के बाद अब हम पढ़ते हैं राजराज प्रथम के बारे में। तो राजराज प्रथम चोल वंश का सबसे महान और शक्तिशाली राजा था और यह शैव धर्म का अनुयायी था। मैंने आपको बताया था ना, शैव धर्म का अनुयायी कौन होता है? जो भगवान शंकर को अपना आराध्य देवता मानता है। और वैष्णव धर्म का अनुयायी कौन होता है? जो भगवान विष्णु को अपना आराध्य देवता मानता है। तो राजराज प्रथम यह शैव धर्म का अनुयायी था और इसने श्रीलंका पर आक्रमण करके उसके उत्तरी हिस्से पर विजय प्राप्त की थी। तो राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया था, जो उसका उत्तरी हिस्सा था उस पर अपना अधिकार जमा लिया था। और इसी ने तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने मंदिरों पर एक सेपरेट वीडियो बना दी है, क्योंकि मंदिरों से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। मैंने उस वीडियो में किसने उनका निर्माण करवाया था, कब करवाया था और सब महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सब कुछ उस वीडियो में प्रोवाइड किया है। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा। तो राजराज प्रथम ने ही बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। जो आप ये इमेज में देख रहे हैं यही है बृहदेश्वर मंदिर। और इस मंदिर की खासियत ये है कि पूरे विश्व में इकलौता ऐसा मंदिर है जो कि पूरी तरह से ग्रेफाइट से बना है और पूरे विश्व में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जो कि ग्रेफाइट से बना हो। इसीलिए यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में भी शामिल किया है। तो आप इसे याद रखिएगा। और इसके बाद राजेंद्र प्रथम चोलों का अगला शासक बना। तो अब हम पढ़ते हैं राजेंद्र प्रथम के बारे में। तो चोल धर्म का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के ही समय हुआ था। मतलब जो चोल धर्म की बाउंड्री थी
उसका जो सर्वाधिक विस्तार हुआ था वो राजेंद्र प्रथम के समय हुआ था। राजेंद्र प्रथम ने ही संपूर्ण लंका को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। तो याद रखिएगा, अभी हमने राजा प्रथम के बारे में पढ़ा था, तो उसने लंका का उत्तरी हिस्सा पर जीता था, मतलब लंका के उत्तरी हिस्से पर कब्जा किया था। पर राजेंद्र प्रथम ने पूरी लंका को ही जीत लिया था और उस पर अपना आधिपत्य यानी अपना कब्जा जमा लिया। और इसने गंगैकोंड चोलपुरम को चोलों की नई राजधानी बनाई। इससे पहले चोलों की राजधानी कौन सी थी? तो तंजौर थी। पर इसने बाद में नई राजधानी कौन सी बना दी? गंगैकोंड चोलपुरम। ये पूछा गया क्वेश्चन, इसे आप याद रखिएगा। और चोल वंश का अंतिम शासक कौन सा था? तो चोल वंश का अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय। तो यहीं पर चोल वंश खत्म होता है। अब हम इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और आपको जानना आवश्यक है। तो चोल वंश में भगवान विष्णु के उपासक अलवार कहलाते थे। तो जो भगवान विष्णु के उपासक थे वो अलवार कहलाते थे। और चोल वंश में जो भगवान शंकर के उपासक थे वो नयनार कहलाते थे। विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक नयनार। और चोल काल में सोने के सिक्के को कांशु कहा जाता था। याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। सोने के सिक्के को क्या कहा जाता है चोल काल में? कांशु कहा जाता था। और चोल धर्म के अधिकतम शासक थे जो वो शैव धर्म के अनुयायी थे, यानी भगवान शंकर को अपना आराध्य देवता मानते थे। इसीलिए उन्होंने बहुत से शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था। चोल वंश में राजा अपना उत्तराधिकारी अपने शासनकाल में ही घोषित कर देता था। मतलब चोल वंश के राजाओं में ये था कि वो अपने मरने से पहले अपने शासनकाल में ही ये बता देते थे कि मेरे बाद इस राजगद्दी पर कौन बैठेगा, यानी मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। धन्यवाद।